मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अभी हाल में हुए नेट जेआरएफ हिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आंसर की आयोग ने जारी कर दिया है। हम यहाँ प्रश्नों के प्रकारों का एनालिसिस करेंगे कि आयोग हमसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। दोस्तों, हमें यह जानना पड़ेगा कि आयोग कालानुक्रम के प्रश्न पूछ रहा है कि सुमेलित करे जैसे प्रश्न पूछ रहा है या वन लाइनर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। आखिर किस किस टाइप के कितने प्रश्न आए और उनको मिलाकर कुल कितने प्रश्न होते हैं। मतलब 100 प्रश्न तो हमें दिखता है कि 100 प्रश्न है, लेकिन उसके अंदर लगभग 250 प्रश्न हमसे आयोग ने 2020 हिस्ट्री के नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछा है। जो भी दोस्त नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हमने देखा कि कई दोस्तों ने जो पेपर दे रखा था वह काफी उलझन में थे। वह इस बात के लिए चिंतित थे कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, इत्यादि बातें हो रही हैं। गलतियां कहाँ हुई हैं, कहाँ अधिक पढ़ लिया, कहाँ कम पढ़ा, या पढ़ा तो बेशक बहुत था लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ा था, अर्थात जेआरएफ के लेवल का नहीं पढ़ा था। तमाम चर्चाएं इस बीच चल रही हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ हिस्ट्री का एग्जाम दिया है और जो आगे देने वाले हैं वह भी उलझन में दिख रहे हैं। तो इसी से संबंधित हमारा यह वीडियो है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम यहाँ देखेंगे कि आयोग 100 प्रश्न पूछता है कि 250 प्रश्न पूछता है। पैटर्न जानने पर आपकी सही दिशा तैयार होगी, तैयारी में आपको आसानी होगी। मैं पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि आयोग कैसे 250 प्रश्न पूछता है हमसे। तो आइए हम देखते हैं कि आयोग ने कितने प्रकार के प्रश्न हमसे पूछा था। यहाँ मैंने लगभग 8 प्रकार के प्रश्नों को अपने उसमें जोड़ा है। पहला प्रकार है सुमेलित करें, दूसरा है कालानुक्रम से संबंधित प्रश्न, तीसरा है वन लाइनर प्रश्न, दिए गए कथनों में कौन कौन से सही हैं। पांचवा प्रश्न अभिकथन और तर्क संबंधी प्रश्न है। छठे नंबर पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, इस टाइप का है। सातवां दिए गए विकल्पों में कौन सही है। आठवां पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न आए थे वो। इस तरह हमने 8 प्रकार के प्रश्नों को देखा है। अब आइए एक एक टाइप के प्रश्नों का हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, सुमेलित करें। यहाँ विभिन्न संस्कृतियां दिए गए हैं या पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, उनको हमें संबंधित राज्य से सुमेलित करना है। दोस्तों, आइए सुमेलित करते हैं। जोरवे महाराष्ट्र की संस्कृति है। अब हम देखते हैं कि ए का मिलान दूसरे से हो रहा है तो कौन से आंसर की संभावना हमारे अधिक बन रही है। दोस्तों, यहाँ ए और डी की संभावना बन रही है। जोरवे महाराष्ट्र की संस्कृति है। फिर हम देखते हैं कि ए और डी में बी ऑप्शन में अर्थात कायथा का मध्य प्रदेश से हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे 2 प्रश्न एक प्रकार से हल कर लिया, लेकिन तो हमें अभीष्ट उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब हमें इसी प्रश्न के अंदर छुपे हुए तीसरे प्रश्न को भी हल करना पड़ेगा। ओजियाना राजस्थान का पूरा स्थल है। सी का 4 अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही होगा। रोचदी गुजरात की है। दोस्तों, एक प्रश्न दिख रहा है, लेकिन हमने जब 3 ऑप्शन अपने क्लियर किए तब हमको अभीष्ट उत्तर की प्राप्ति हुई। अभी कहीं कहीं हमको चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं, तो हमें इस तरह के प्रश्नों में काफी दिक्कत होती है। सुमेलित करें। इस टाइप के 2020 हिस्ट्री के एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात 10 प्रश्नों के अंदर आपसे 40 प्रश्न पूछे गए। आइए अब हम अपने दूसरे प्रकार का विश्लेषण करते हैं। निम्नलिखित सैयद वंश के राजाओं को उनके कालानुक्रम में सजाइए। दोस्तों, यहाँ सैयद वंश के शासक हैं, इनको कालानुक्रम में सजाना है। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था, अतः सी ऑप्शन हमारा सर्वप्रथम होगा। इस दृष्टि से हमारा विकल्प 1 और विकल्प 3 बन रहे हैं। इन विकल्पों में हम लास्ट में देख रहे हैं कि ए ऑप्शन आ रहा है, अर्थात अलाउद्दीन आलम शाह सबसे बाद का है। अब हमें बी और डी में देखना है कि मुइजुद्दीन मुबारक शाह पहले आया कि मोहम्मद शाह चतुर्थ पहले आया था। अब जब तक हमें एक एक राजाओं का बिल्कुल ही नहीं मालूम होगी तब तक हम इस टाइप के प्रश्न नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे चारों राजाओं के सन, उनका समय बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, अन्यथा हम इस टाइप के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हम बता दें कि खिज्र खान के बाद मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय आया था।
खिज्र खान का शासन 1414 से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। मुइजुद्दीन मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह चतुर्थ आया था, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया था। इस दृष्टि से हमारा विकल्प एक सही होगा। अब आप इसमें देखिए कि जब तक हमें चारों विकल्पों के एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी, हम उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। कालानुक्रम के भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इस हिसाब से 10 × 4 = 40 सुमेलित करें और कालानुक्रम के 20 प्रश्नों से ही आप कुल 80 प्रश्न पूछ लिए गए। अब आइए हम देखते हैं अपना आज का तीसरे प्रकार का प्रश्न। सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हर्ष का मधुबन अभिलेख। इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख से सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिला है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हम वन लाइनर प्रश्न कहते हैं, अर्थात एक ही वाक्य से हमें उत्तर निकालना होता है। ये प्रश्न आसान होते हैं अगर हमने अध्ययन अच्छे से किया है। दोस्तों, इस तरह के हमें कुल 33 प्रश्न मिले हैं। इन प्रश्नों की काउंटिंग हम भी सिर्फ 33 ही करेंगे, क्योंकि यह वन लाइनर प्रश्न है और इन्हें आप सरलता से कर सकते हैं। इस तरह अब तक हमने 113 प्रश्नों को काउंट किया। नेक्स्ट दोस्तों, यह प्रश्न हमारे द्वारा चुना गया, यह आज का चौथा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें सही विकल्प का हमें चयन करना पड़ता है। यहाँ मैंने बहुत ही छोटे छोटे विकल्पों को लिया है। आप पेपर देखेंगे तो वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात जो ABCD ऑप्शन है वह भी काफी बड़े बड़े हैं। अब यह हमारा जो प्रश्न है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? अपरार्क, मेधातिथि, कुल्लूक, विज्ञानेश्वर। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मेधातिथि मनुस्मृति की प्रमुख टीकाकार है, तो अतः सी ऑप्शन हमें देखना है। तो सी ऑप्शन हमें दूसरे, तीसरे और चौथे में मिल रहा है, तो फर्स्ट तो हमारा नहीं होगा। विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं, तो यह भी नहीं होगा। अपरार्क भी याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं, तो ए और डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा यह भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा। हमारा सही उत्तर जो है वह तीसरा ऑप्शन है, अर्थात कुल्लूक भट्ट और मेधातिथि मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार है। दोस्तों, इस तरह के कुल 29 प्रश्न पूछे गए हैं। इस टाइप के प्रश्नों में जब तक आपको चारों विकल्प एग्जैक्ट नहीं पता होंगे, तब तक आप सही उत्तर नहीं बता सकते। अर्थात एक ही सवाल के अंदर आपसे 4 प्रश्न किए जा रहे हैं। आपको यह स्ट्रेटजी समझना पड़ेगा। आप अपने दिमाग से यह हटा दीजिए कि हमसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्वयं काउंटिंग करिए, स्वयं देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 29 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका मतलब 29 × 4 = 116 प्रश्न आपसे पूछे गए। अभी तक हमने ऊपर 113 प्रश्नों की काउंटिंग की और यहाँ 116 अर्थात 229 प्रश्न अब तक हम लोगों ने काउंटिंग किया और आयोग की दृष्टि में हमने केवल 82 प्रश्नों को अभी तक देखा। अभी 18 प्रश्न हमें देखने बाकी हैं। 18 प्रश्न किस किस टाइप के थे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा 5वां प्रकार है वह अभिकथन और तर्क संबंधी प्रश्न है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में अभिकथन और तर्क दे दिया जाता है। अभिकथन को A व तर्क को B कहा जाता है। अब हमें इस तरह के दोनों कथनों की सत्यता को देखना पड़ता है। उसके बाद भी हमें यह देखना पड़ता है कि अभिकथन तर्क की सही व्याख्या करता है कि नहीं। इस टाइप के कुल 5 प्रश्न आए थे, अर्थात 5 × 2 = 10 प्रश्न हमसे पूछे गए थे। अब आइए हम देखते हैं अपना छठा प्रश्न। दिए गए विकल्पों में कौन सही नहीं। इस टाइप का मात्र हमें 2 प्रश्न मिलते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं और पूछ लेता है कि कौन सही नहीं है। यहाँ भी हमें जब तक चारों विकल्पों के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होगी, हम अब सही उत्तर का चयन नहीं कर सकते। 2 प्रश्न आए थे, अर्थात 2 × 4 = 8 प्रश्न यहाँ से बन गए।
अब आइए देखते हैं आज का अपना 7वां प्रकार। 7वें प्रकार में दिए गए विकल्पों में कौन सही है, इस तरह के प्रश्नों में 4 विकल्प दिए रहते हैं और उसमें हमें देखना रहता है कि कौन 3 कथन गलत है और 1 सही है। यहाँ भी हमसे 4 प्रश्नों के बराबर प्रश्न एक प्रश्न में पूछा जाता है, अर्थात 1 into 4 is equal to 4। एक प्रश्न के अंदर हमसे 4 प्रश्न पूछे गए। अब हम आज का देखते हैं अपना 8वें प्रकार के प्रश्न को। हमारा जो 8वां प्रकार है वह पैराग्राफ के प्रश्न है। यूजीसी नेट जीआरएफ 2020 हिस्ट्री के पेपर में 2 पैराग्राफ दिए गए थे। पैराग्राफ से हमें कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार हमने 229 प्रश्न जोड़े थे। अब आइए और देखते हैं 10 अर्थात 239, 8 प्रश्न और 247, 251 प्लस 10 261, अर्थात हमसे आयोग ने कुल 261 प्रश्न पूछे थे। कहने के लिए 100 प्रश्न हैं, हम तैयारी 100 प्रश्न की करते हैं, लेकिन आयोग हमसे 261 प्रश्न पूछा था। अब इनको मैं कुल 250 प्रश्न जोड़ता हूँ। तो दोस्तों हमें यह भूलना पड़ेगा कि आयोग हमसे 100 प्रश्न पूछता है। हमें पूरी तरह से यह दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि आयोग हमसे 250 से 300 तक प्रश्न पूछ सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन हर साल कम ही होते जाएंगे, क्योंकि आयोग आपसे विषय विशेषज्ञता चाहता है, न कि इधर उधर की किताबें पढ़ के आप पेपर बस पास हो जाएं। 250 प्रश्नों के हिसाब से हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात कि आप पेपर स्वयं देखें और उसका एनालिसिस आप स्वयं करें। फिर आप हमारे इस वीडियो से कंपेयर करिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1-2 दिन के अंदर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि वर्तमान में जो यह आंसर की आई, उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात यूट्यूब, टेलीग्राम, अनअकैडमी इत्यादि ऐप जो इसके माध्यम से आप शिक्षण ग्रहण कर रहे थे, वह क्यों फेल साबित हो रहे हैं। धन्यवाद।